गुड आफ्टरनून गाइस। तो चलो आज का लेक्चर हम लोग स्टार्ट करते हैं, जिसका नाम है, टॉपिक का नाम है साउंड वेव्स। जैसे कि हमने बात किया था, हमें साउंड वेव्स पढ़ना है। अब साउंड वेव्स क्यों स्टार्ट कर रहा हूँ, कुछ लोग सोच रहे रहेंगे कि जब ऑफलाइन क्लासेस चल रही थी तो ऑफलाइन क्लासेस चलते वक्त किसी क्लास में इलेक्ट्रोस्टैटिक चल रहा था, किधर करंट इलेक्ट्रिसिटी, किधर मैग्नेटिज्म, तो अचानक से साउंड वेव क्यों? क्योंकि इसी कारण से सब क्लासेस में अलग अलग टॉपिक चल रहा है, बट साउंड वेव्स ऐसा टॉपिक है जो अभी तक किसी क्लास में नहीं लिया है, तो सारे स्टूडेंट्स कंबाइन देखने वाले, इसीलिए मैं साउंड वेव्स स्टार्ट कर रहा हूँ। ठीक है, अब साउंड वेव्स पढ़ने के पहले हम लोग बात करते हैं वेव्स क्या होती है। ठीक है, अब आप सोचोगे कि यार टॉपिक का नाम तो साउंड वेव्स है, फिर वेव्स की बात क्यों की जा रही है? तो वेव्स की बात इसलिए की जा रही है, उसके पीछे का कारण ये है कि हर चैप्टर के अंदर देखो, अगर आपको साउंड वेव समझनी है, लाइट वेव समझनी है, तो पहले आपको वेव समझना पड़ता है। 12th के अंदर आपके कई सारे टॉपिक ऐसे हैं जिसके अंदर आपको वेव्स का यूज होता है, जैसे वेव मोशन, स्टेशनरी वेव, कई सारे पार्ट है। ठीक है, अगर आप एनसीईआरटी फॉलो करते हैं तो वहां पर वेव नाम का टॉपिक होता है, उसके अंदर साउंड वेव एक छोटा पार्ट होता है। लेकिन हमारे महाराष्ट्र बोर्ड के अकॉर्डिंग जो है साउंड वेव एक पूरा टॉपिक है। तो पहले वेव अगर समझ लेंगे तो वेव वाले टॉपिक की हमें सारे टॉपिक्स के अंदर हेल्प मिल जाएगी। दैट्स व्हाई हम लोग पहले क्या स्टार्ट करते हैं कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वेव, वेव क्या है पहले वो समझते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करता हूं बच्चों, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वेव। ठीक है, सो वेव क्या है ये पहले देखते हैं। तो मैं मान लेता हूं कि वेव इज अ चैनल। ठीक है, वेव क्या है? चैनल है। चैनल का मतलब समझ गए? ठीक है, चैनल का मतलब वो जी टीवी या स्टार प्लस वाला चैनल नहीं है। चैनल का मतलब यहाँ पर है मीडिया, माध्यम। ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं जिसके थ्रू कोई चीज जाती है। अगर कहीं पर पानी का फ्लो हो रहा है तो एक पाइप के थ्रू होता है, तो पाइप उसका क्या हो जाएगा? चैनल हो जाएगा। ठीक है, जिसके थ्रू कोई चीज जाती हो तो उस मीडिया या उसको क्या कहते हैं हम लोग? चैनल कहते हैं। ठीक है, जैसे अगर मैं बात करूं कि हमारे घर में इलेक्ट्रिसिटी आती है तो वायर्स के थ्रू जनरली इलेक्ट्रिसिटी आती है, तो वायर इज नोन एज व्हाट? चैनल। ठीक है, पाइप के थ्रू पानी जाता है तो पाइप्स क्या हो जाएंगे? हमारे एक चैनल हो जाएंगे फॉर वाटर ट्रांसफर। वैसे ही वेव भी एक चैनल है। ठीक है, अब भैया चैनल है तो इसके थ्रू ट्रांसफर क्या हो रहा है, वो बड़ा टॉपिक है कि वेव के थ्रू कौन सी चीज को हम लोग ट्रांसफर कर रहे हैं वो हमें देखना है। ठीक है, तो वेव्स के थ्रू हम लोग ट्रांसफर किसे करते हैं? तो वेव इज अ चैनल by which we transfer एनर्जी और मोमेंटम। ठीक है, वेव एक ऐसा चैनल है जिसके थ्रू हम लोग क्या ट्रांसफर कर सकते हैं? एनर्जी और मोमेंटम को ट्रांसफर कर सकते हैं। वेव इज अ चैनल बाय विच वी ट्रांसफर एनर्जी और मोमेंटम। ठीक है, वेव क्या है? एक मीडिया, एक जरिया है जिसके थ्रू हम लोग क्या ट्रांसफर कर सकते हैं? एनर्जी और मोमेंटम को ट्रांसफर कर सकते हैं। ठीक है, अब बात आती है एनर्जी और मोमेंटम को हमने ट्रांसफर कर लिया। ठीक है, लेकिन एक बात यहां पर ध्यान रहे कि वेव के थ्रू कभी भी कोई मैटर को ट्रांसफर नहीं किया जा सकता। ठीक है, वेव के थ्रू किसको ट्रांसफर नहीं किया जा सकता है? मैटर को ट्रांसफर नहीं किया जा सकता है। इसका एक एग्जांपल देखते हैं, ऐसा कोई एग्जांपल देखते हैं जहां पर वेव के थ्रू एनर्जी तो ट्रांसफर हो रही है लेकिन मैटर ट्रांसफर नहीं हो रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं देखो, एक स्टोन है, मान लो मैं उस स्टोन को किसी वाटर के अंदर फेंकता हूं। ठीक है, ये स्टोन है सपोज टू बी। ठीक है, इस स्टोन को मैंने कहा फेंका है? एक वाटर की सरफेस पर फेंका है। तो जब मैं इस स्टोन को एक वाटर की सरफेस पर फेंकूंगा तो ऐसे रिपल्स बनते हैं। ठीक है, इन्हें हम रिपल्स कहते हैं, और अगर हमारी भाषा में कह दे तो इसे हम लोग कहेंगे व्यूज। ठीक है, क्या कहेंगे? इसे व्यूज। तो यहाँ पर अगर मैंने स्टोन को फेंका है, ठीक है, तो स्टोन को फेंकने से यहाँ पर क्या फॉर्म होंगे? रिपल्स फॉर्म होंगे। मतलब क्या फॉर्म होगी? व्यूज। ऐसी सारे मीडिया के अंदर व्यूज निकलती है। ठीक है, आपने देखा रहेगा बचपन में ये हरकत जरूर करी रहेगी कि कहीं ना कहीं पानी भरा हुआ है, ठीक है, वहां पर जाकर आपने पत्थर फेंका रहेगा, तो पत्थर फेंकने के बाद में वहां पर क्या होता है? यहाँ से व्यूज निकलती, व्यू ट्रांसफॉर्म्ड होती है। ठीक है, लेकिन आपने देखा रहेगा कि वो पत्थर कहीं नहीं जाता, वो स्टोन कहीं नहीं जाता, वो स्टोन वही रहता है। सिर्फ
उसकी जो एनर्जी, जो उसके वाइब्रेशन से वो ट्रांसफर होते हैं, एनर्जी ट्रांसफर होती है, मोमेंटम ट्रांसफर होता है। लेकिन आपने देखा रहेगा कि जो मैटर वाला पार्ट है वो कहीं पर भी ट्रांसफर नहीं होता, मैटर वही की वही रह जाता है। मतलब ये स्टोन कहीं नहीं जाएगा, या फिर जो ये वाटर के पार्टिकल्स है वो भी कहीं नहीं जाएंगे, वाटर मॉलिक्यूल भी कहीं नहीं जाएंगे, वो वही रहेंगे, वहीं पर वाइब्रेट हो लेंगे, एनर्जी को क्या कर देंगे, ट्रांसफर कर देंगे। तो भैया वेव एक क्या होता है, वेव यहां पर बनी, रिपल यहां पर बने, ठीक है। तो वेव ने क्या ट्रांसफर करी, वेव ने ट्रांसफर करी एनर्जी और मोमेंटम, ठीक है। वेव ने यहां पर मैटर को ट्रांसफर नहीं करा। तो ठीक है, वेव एक ऐसा चैनल है जिसके थ्रू हम लोग एनर्जी और मोमेंटम को तो ट्रांसफर कर सकते हैं, ठीक है, बट मैटर ट्रांसफर नहीं होता है। मैटर आर नॉट बी ट्रांसफर्ड बाय वेव, ठीक है। मैटर अपनी ही जगह पर रहेगा, वो यहां पर ट्रांसफर नहीं होगा, ठीक है। चाहे आप जो भी वेव बना लो, ठीक है, मैटर वेव्स की बात नहीं कर रहा हूं अभी मैं, ठीक है। अभी मैं यहाँ पर मैटर की बात कर रहा हूं कि मैटर ट्रांसफर हो रहा है कि नहीं हो रहा है, यहाँ पर मैटर ट्रांसफर नहीं होगा, ठीक है। तो एनर्जी और मोमेंटम ट्रांसफर होता है, ठीक है, लेकिन मैटर यहाँ पर ट्रांसफर नहीं होगा, मैटर वही की वही रहेगा। अब बात आती है कि वेव प्रोड्यूस कैसे होती है। भैया हर चीज है दुनिया में, कोई सी भी सारी चीजें है, तो सबसे पहले अगर वो चीज बन रही है, वो चीज कुछ काम कर रही है, तो हमें उसका प्रोडक्शन भी देखना पड़ता है, प्रोडक्शन भी समझना पड़ता है कि ये एक्चुअल वेव बनी कैसे, ठीक है। कई लोगों के सवाल दिमाग में आता है कि चलो ठीक है सर, आप कह रहे हो कि वेव एनर्जी को ट्रांसफर करती है, मोमेंटम को ट्रांसफर करती है, लेकिन वेव का प्रोडक्शन कैसे हुआ, ठीक है, हाउ वेव फॉर्म, ठीक है। तो भैया वेव कैसे प्रोड्यूस होती है वो अगर हम लोग देखें बच्चों, तो वेव इज प्रोड्यूस्ड ड्यू टू एनी काइंड ऑफ डिस्टर्बेंस। और डिस्टर्बेंस आपको पता है एनर्जी के कारण होता है, ठीक है। वेव कैसे प्रोड्यूस होती है, ड्यू टू एनी काइंड ऑफ डिस्टर्बेंस। जब आप डिस्टर्बेंस क्रिएट करोगे, ठीक है, तो वहां पर वेव प्रोड्यूस होगी, ठीक है। डिस्टर्बेंस मतलब ऐसा नहीं कि चिल्लाने लग गए तो वेव प्रोड्यूस होगी, ऐसा नहीं। डिस्टर्बेंस मींस देखो, जैसे ये अभी बोर्ड है, मैं इसको अगर ऐसे पुश करूंगा तो इट विल बी वाइब्रेट, ठीक है ना। तो ये क्या हो रहा है, मैंने इसको एनर्जी दी, एनर्जी देने पर ये क्या हुआ, डिस्टर्ब हुआ, तो इससे क्या प्रोड्यूस हुई, साउंड वेव्स प्रोड्यूस हुई, ठीक है। तो भैया जहां पर भी डिस्टर्बेंस प्रोड्यूस होता है वहां पर क्या बनती है, हमेशा वेव फॉर्म होती है। वेव का फॉर्मेशन कैसे होता है, जहां पर डिस्टर्बेंस होगा, ठीक है, जहां पर कोई भी पार्टिकल डिस्टर्ब हो, डिस्टर्ब या सीधे सीधे हम लोग ये कह सकते हैं कि जब कोई भी पार्टिकल वाइब्रेट होगा, जब कोई भी पार्टिकल ऑसिलेट करेगा, ठीक है, तो वहां पर क्या फॉर्म होगी, वेव फॉर्म होगी, ठीक है। ऑसिलेट होना, वाइब्रेट होना, डिस्टर्ब होना, ठीक है, तो वो क्या बनाता है, वो पार्टिकल क्या बनाता है, वेव बनाता है। जैसे देखो एकदम सिंपल सा रीजन है, ठीक है, मेरे पास में यहाँ पर एक पार्टिकल है, ठीक है, मैं इसे क्या प्रोवाइड कर देता हूँ, एनर्जी दे देता हूँ, ठीक है। जैसे ही मैंने इस पार्टिकल को एनर्जी दी भैया, तो ये पार्टिकल ऐसे ऊपर नीचे ढड़ंग ढड़ंग करने लगेगा, ठीक है। मतलब क्या होने लगेगा, ये वाइब्रेट करने लगेगा, ठीक है। मैंने इस पार्टिकल को एनर्जी प्रोवाइड करी, अब ये पार्टिकल क्या करने लगेगा, ऊपर नीचे ऐसे ऐसे डन 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 करने लगेगा ना, वाइब्रेट होने लगेगा। अब ये पार्टिकल वाइब्रेट हुआ तो इसके कांटेक्ट में आने वाले जो जितने भी हवा चल रही, मान लो ये बोर्ड के अंदर भी हवा चल रही है, ठीक है, क्योंकि ये यहाँ पर मीडिया है, मान ली मैंने हवा चल रही है, तो इसके कांटेक्ट में आने वाला जो भी एयर पार्टिकल होगा, ये इससे टच होगा, तो ये अपनी सारी एनर्जी किससे दे देगा, इस एयर पार्टिकल को दे देगा। अब जैसे ही ये एयर पार्टिकल इससे एनर्जी लेगा, तो ये भी धड़ंग धड़ंग करने लगेगा, मतलब ये भी क्या करने लगेगा, वाइब्रेट करने लगेगा, ठीक है। ये भी अपनी मीन पोजीशन पे छोड़कर यहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा। जब ये अपनी एनर्जी पड़ोसी को दे देगा, ठीक है, तो ये रुक जाएगा। इसका रुकना भी जरूरी है, क्योंकि इसका रुकना क्यों जरूरी है, क्योंकि इसे फिर से एनर्जी लेनी है, और अगर इसे फिर से एनर्जी लेनी है तो इसे स्टॉप होना पड़ेगा, ठीक है। हमने इस पार्टिकल को एनर्जी दी, जैसे इस पार्टिकल को एनर्जी दी तो भैया ये वाइब्रेट होने लगा। अब जैसे ही ये वाइब्रेट होने लगा तो इसका जो रिलेटेड पार्टिकल है वो भी क्या होने लगेगा, वाइब्रेट होने लगेगा, ठीक है। अब इसका रिलेटेड पार्टिकल वाइब्रेट हुआ, फिर इससे रिलेटेड कोई रहेगा वो वाइब्रेट होगा, इससे रिलेटेड कोई रहेगा, ऐसे करते 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 ये पार्टिकल्स वाइब्रेट होते जाएंगे। पार्टिकल कहीं नहीं जाएंगे, लेकिन एनर्जी जाती जाएगी, तभी तो ये वाइब्रेट हो रहे हैं ना, ठीक है, तभी तो ये वाइब्रेट हो रहे हैं। देखो ये वाइब्रेट होते होते क्या जाएंगे,
आगे पहुंच जाएगी एनर्जी। मतलब इस पॉइंट पर एनर्जी थी, लेकिन इसने इसको दी, इसने इसको दी, इसने इसको दी, इसने इसको दी, और एक जगह से दूसरी जगह पहुंच गई। जैसे कई बात होती है, ठीक है, वो आप इसको बताते हो, दूसरे को बताते हो, दूसरा तीसरे को बताता है, तो बात यहाँ से वहां पहुंच जाती है। वैसे ही तो एनर्जी का भी काम, यहाँ पर हमने इस पार्टिकल को एनर्जी दी, इस पॉइंट को एनर्जी दी, तो ये क्या होने लगा, वाइब्रेट होने लगा। जैसे ही ये वाइब्रेट हुआ, इसका पड़ोसी पार्टिकल आया, ठीक है, इसने इसकी एनर्जी ले ली, अब ये वाइब्रेट होगा, उसका पड़ोसी वाइब्रेट होगा, उसका पड़ोसी, ऐसे करते 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 एनर्जी जो है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर पहुंच जाएगी। ठीक है, तो ये भैया ये जो सीरीज है, वाइब्रेशन की जो सीरीज है, उसी को हम लोग क्या कहेंगे, वेव कहेंगे। तो हम लोग यहाँ पर एक और पॉइंट लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, वेव इज अ सीरीज ऑफ वाइब्रेशन। ठीक है, वेव क्या है, एक सीरीज है। ठीक है, किसकी सीरीज है, वाइब्रेशन की सीरीज है, या फिर वाइब्रेटिंग पार्टिकल की सीरीज है। ठीक है, वेव इज अ सीरीज ऑफ वाइब्रेटिंग पार्टिकल। पार्टिकल वाइब्रेट होते जाते हैं, वेव आगे बढ़ाते जाते हैं, पार्टिकल वाइब्रेट होते जाते हैं, वेव को आगे बढ़ाते जाते हैं। ठीक है, तो एक दूसरे को वाइब्रेट होकर अपनी एनर्जी देते जाएंगे, और एनर्जी जो है एक जगह से दूसरी जगह पर क्या होती जाएगी, ट्रांसफर होती जाएगी। ठीक है, ये पार्टिकल इससे मांगेगा, ये पार्टिकल इससे मांगेगा, ये पार्टिकल इससे मांगेगा। ठीक है, ऐसे एनर्जी जगह। लेकिन याद रहे, मैंने आपको पहले ही कहा कि एनर्जी और मोमेंटम तो ट्रांसफर होगा, बट ध्यान रहे यहां पर कहीं पर भी पार्टिकल ट्रांसफर नहीं हो रहा है। पार्टिकल वहीं पर है भैया, देखो ये इसको पड़ोसी को एनर्जी दे रहा है, लेकिन खुद कभी ट्रांसफर नहीं हो रहा है। ठीक है, तो वेव खुद मतलब वेव के अंदर मैटर पार्टिकल ट्रांसफर नहीं हो रहे हैं, एनर्जी और मोमेंटम क्या हो रहा है, ट्रांसफर हो रहा है। इसी को वेव कहते हैं। वेव के अंदर एनर्जी मोमेंटम ट्रांसफर किया जाता है। वेव प्रोड्यूस कैसे होती है, ड्यू टू डिस्टरबेंस। हमेशा अगर पार्टिकल को डिस्टर्ब नहीं करते, इसे एनर्जी नहीं देते, इसका वाइब्रेशन नहीं करवाते, इसे डिस्टर्ब नहीं करते, तो वेव प्रोड्यूस भी नहीं होती। तो वेव का प्रोडक्शन कैसे होता है, ड्यू टू एनी काइंड ऑफ डिस्टरबेंस, ड्यू टू एनी काइंड ऑफ वाइब्रेशन, ड्यू टू एनी काइंड ऑफ ऑसिलेशन। ठीक है, ये पार्टिकल ऊपर नीचे जो कर रहा है ना, ठीक है, इसी को हम लोग डिस्टरबेंस, वाइब्रेशन या ऑसिलेशन कहते हैं। ठीक है, और इसी के कारण वेव प्रोड्यूस हुई और वेव आगे बढ़ी। ठीक है, वेव का काम है एनर्जी और मोमेंटम को ट्रांसफर किया। अब किसी मीडिया से वेव को चलाना है भैया, तो उसके अंदर कुछ बातें होनी जरूरी है। ठीक है, जैसे सबसे पहली बात, ठीक है, अगर किसी मीडिया से आपको वेव को चलाना है, ठीक है, अगर आप कोई मीडिया के अंदर वेव को ट्रांसफर कर रहे हैं, तो उसके अंदर कौन सी क्वालिटीज होनी जरूरी है। देखिए भैया, क्वालिटी तो लगेगी, अब इतना बड़ा काम कर रही है, वेव को एक जगह से दूसरी जगह पर भेज रही है, तो कुछ तो क्वालिटीज होनी चाहिए। तो भैया पहली क्वालिटी जो है वो होनी चाहिए इनर्शिया। ठीक है, इनर्शिया हमने एनएलएम में पढ़ा है। ठीक है, इनर्शिया की प्रॉपर्टी होनी चाहिए। अब इनर्शिया का मतलब क्या, इनर्शिया का मतलब ये होता है कि जैसे देखो, मैंने अभी कुछ देर पहले आपको बताया कि इस पार्टिकल को मैंने एनर्जी दी, ठीक है, तब ये डिस्टर्ब हुआ। ठीक है, अब ये अपने आगे वाले पार्टिकल को एनर्जी देगा, उसे डिस्टर्ब करेगा, ये एनर्जी देगा और एनर्जी आगे जाती जाएगी। लेकिन जब ये इसे एनर्जी दे रहा है, तो इसके पास में अगर इनर्शिया की प्रॉपर्टी होगी तभी ये एनर्जी लेगा, अदरवाइज एनर्जी को स्टोर ही नहीं कर पाएगा। क्योंकि भैया इनर्शिया की प्रॉपर्टी अगर है, तभी कोई भी पार्टिकल अपने अंदर एनर्जी को स्टोर कर सकता है। तो अगर आपने इस पार्टिकल को एनर्जी दी है और ये अगर आगे ट्रांसफर कर रहा है एनर्जी को, तो ये सारे पार्टिकल एनर्जी को अपने अंदर स्टोर कर रहे हैं। जब ये सारे पार्टिकल एनर्जी को अपने अंदर स्टोर कर रहे हैं, तो इसका मतलब इनके पास में कौन सी प्रॉपर्टी होनी चाहिए, इनर्शिया की प्रॉपर्टी होनी चाहिए। जब इनके पास में इनर्शिया की प्रॉपर्टी होगी, तभी ये एनर्जी को स्टोर कर पाएंगे। ठीक है, विदाउट एनी टाइम, पता चला आपने इसे एनर्जी दी और ये एनर्जी ले ही नहीं रहा, तो ट्रांसफर कैसे करेगा, जब लेगा भैया कुछ देर तक वो स्टोर करेगा, वाइब्रेट करेगा, उसके बाद वो एनर्जी को ट्रांसफर करेगा। अगर आपने इसे एनर्जी दी और ये एनर्जी लेने से ही मना कर रहा है, तो फिर भैया फिर तो बन लिया काम, फिर तो एनर्जी होली ट्रांसफर नॉट पॉसिबल। ठीक है, तो अगर आपको एनर्जी को ट्रांसफर करवाना है, ठीक है, एनर्जी को एक जगह से दूसरी जगह पर मूव करवाना है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू रिक्वायर द प्रॉपर्टी ऑफ इनर्शिया। ठीक है, इनर्शिया का मतलब एबिलिटी टू स्टोर इलेक्ट्रिकल एनर्जी। यहाँ पर इनर्शिया का मतलब अपोजिशन नहीं है भाई। देखिए, यहाँ पर इनर्शिया से मतलब है कि भैया कौन सा पार्टिकल एनर्जी को स्टोर कर पाएगा, अपने अंदर रख पाएगा। ठीक है, अगर पार्टिकल अपने अंदर एनर्जी को रखता है, स्टोर करता है, मतलब उसके पास में इनर्शिया की प्रॉपर्टी है। ठीक है, दूसरी प्रॉपर्टी मीडियम के पास में होनी चाहिए इलास्टिसिटी की। हाँ भाई, इलास्टिसिटी की प्रॉपर्टी भी होनी चाहिए। इलास्टिसिटी की प्रॉपर्टी क्यों होनी चाहिए, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी का मतलब है कि जब फोर्स या एनर्जी दो तो चेंजेस आ जाए, और जब फोर्स या एनर्जी ले लो तो चेंजेस वापस रिकवर हो जाए। जैसे रबर होता है हमारे पास में, रबर को हम लोग ऐसे फोर्स लगाते हैं तो उसमें चेंजेस आ जाते हैं, जब हम लोग फोर्स हटा देते हैं तो उसके चेंजेस क्या हो जाते हैं, रिकवर हो जाते हैं। ठीक है, मतलब फोर्स लगाने पर, एनर्जी देने पर
चेंजेस आ जाए और फोर्स हटाने पर या एनर्जी हटाने पर चेंजेस अगर रिकवर हो जाते हैं, ठीक है, तो उसे हम लोग कहते हैं प्रॉपर्टी ऑफ इलास्टिसिटी। ठीक है, अगर इलास्टिसिटी, अगर मेरे पास में रबर की जगह क्ले होता, ठीक है, तो अगर मैं उसको फोर्स लगाता तो परमानेंटली चेंज हो जाता। ठीक है, वो रिकवर नहीं करता, जो जो चीज रिकवर नहीं करती है उसके पास में इलास्टिसिटी की प्रॉपर्टी नहीं है। लेकिन ऐसा कोई ऑब्जेक्ट है, ऐसी कोई बॉडी है जिसको फोर्स लगाने पर या एनर्जी देने पर उसमें चेंजेस आए और फोर्स हटाने पर और एनर्जी हटाने पर अगर वो उस चेंजेस को क्या कर ले, रिकवर कर ले, ठीक है, तो उसके पास में, उस मीडिया के पास में, उस बॉडी के पास में कौन सी प्रॉपर्टी है, इलास्टिसिटी की प्रॉपर्टी। तो भैया यहां पर भी इलास्टिसिटी की हमें जरूरत है, क्योंकि हम इस पार्टिकल को क्या दे रहे हैं, एनर्जी दे रहे हैं। ठीक है, अब ये एनर्जी देने पर वाइब्रेट हो रहा है, अब ये अपनी एनर्जी पड़ोसी पार्टिकल को देगा। अब ये अपनी एनर्जी किसको देगा, पड़ोसी पार्टिकल को देगा। तो जब ये अपनी एनर्जी पड़ोसी पार्टिकल को दे देगा तो इसे अपने वाइब्रेशंस को रोकना पड़ेगा। ठीक है, क्यों रोकना पड़ेगा, क्योंकि इसे फिर से एनर्जी लेनी है। बात समझ में आ रही है। ठीक है, इसको एनर्जी हमने जब दी तो इसने वाइब्रेशंस कर लिए, अब इसने एनर्जी जब पड़ोसी को दी तो इसे अपने वाइब्रेशंस को क्या करना पड़ेगा, स्टॉप करना पड़ेगा, क्योंकि इसे फिर से क्या लेनी है, एनर्जी लेनी है। ठीक है, तो भैया इलास्टिसिटी की प्रॉपर्टी रिक्वायर्ड है। आप कभी भी वाटर पार्क में अगर गए होंगे तो आपने देखा रहेगा कि वहां पर वाटर वेव्स चलती है। ठीक है, वाटर वेव्स आती है, जब सब कुछ डिस्टर्ब हो जाता है तो वैसे ऊपर चले जाते हो, लेकिन वाटर वेव्स के जाने पर सब कुछ स्टेबल हो जाता है, सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। ठीक है, तो सब कुछ स्टेबल होना, सब कुछ नॉर्मल हो जाना, ठीक है, एनर्जी के चले जाने पर वही कहलाता है इलास्टिसिटी, और एनर्जी के आने पर सब कुछ बिखर जाना, सब कुछ वाइब्रेट होने लगना, ठीक है, वो कहलाता है डिफॉर्मेशन। रिकवर होना, डिफॉर्म होना फिर रिकवर होना, दिस मीन टू से इलास्टिसिटी। पहले डिफॉर्म होगा, चेंजेस आएंगे, फिर उसके बाद में चेंजेस रिकवर हो जाएंगे, तो दिस इज नोन एज इलास्टिसिटी। ठीक है ना भैया, चेंजेस रिकवर होने जरूरी है, क्योंकि हमें अगर फिर से क्या लेनी है, एनर्जी लेनी है पार्टिकल को, इस पार्टिकल को अगर फिर से एनर्जी चाहिए तो इसे पहले वाले चेंजेस को क्या करना पड़ेगा, रिकवर करना पड़ेगा। जब ये पहले वाले चेंजेस को रिकवर करेगा तभी ये फिर से क्या ले पाएगा, एनर्जी ले पाएगा। तो भैया इनर्शिया की प्रॉपर्टी होनी चाहिए, इलास्टिसिटी की प्रॉपर्टी होनी चाहिए, और भी प्रॉपर्टीज होनी चाहिए जो धीरे धीरे हम लोग आगे समझेंगे। तो अगर किसी मीडिया से आपको वेव को ट्रांसफर करवाना है तो इलास्टिसिटी एंड इनर्शिया आर नेसेसरी। ठीक है, ये दो प्रॉपर्टी तो जरूरी है। ठीक है, अब वेव्स को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, अब वेव्स का इतना यूज क्यों किया जाता है भैया, ठीक है, या फिर वेव हमें कहाँ देखने को मिलेगी। देखो अभी मैं बोल रहा हूं, ठीक है, आप लोगों को सुनाई दे रहा है, ठीक है, तो ये मेरी वोकल कॉर्ड वाइब्रेट हो रही है, मतलब यहाँ डिस्टरबेंस हो रहा है, इस वोकल कॉर्ड में डिस्टरबेंस हो रहा है, जिसके कारण साउंड वेव्स जनरेट हो रही है। मतलब हमें सुनने का जो सेंसेशन है, हियरिंग सेंसेशन, वो कहां से आया, वो आया साउंड वेव से। और साउंड को आगे किसने बढ़ाया, वेव्स ने बढ़ाया। जब साउंड ने वेव्स को आगे बढ़ाया तभी वो हमें सुन सके। ठीक है, वैसे ही हम देख पा रहे हैं, ठीक है, हमें इतनी अच्छी अच्छी चीजें आजू बाजू आस पड़ोस में नजर आती है। ठीक है, तो वो चीजें हमें क्यों नजर आती है, ठीक है, वो चीजें हमें इसीलिए नजर आती है क्योंकि हमारे पास में लाइट वेव्स है। अगर लाइट वेव्स नहीं हो पाती, ठीक है, तो हम लोग देख नहीं पाते। लाइट may be also travel in the form of wave। ठीक है, साउंड में also be travel in the form of wave। तो ये सारी चीजें, ये सारी प्रॉपर्टीज है वेव की, ऐसी बहुत सारी चीजें। आज हम लोग हमारे फोन को ऑपरेट कर रहे हैं, ठीक है, तो फोन क्यों ऑपरेट कर रहे हैं भैया, जो सिग्नल है वो किसके फॉर्म में चल रहे हैं, हमने पढ़ा है सिग्नल्स आर ट्रेवल इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। अलग अलग तरीके की वेव्स है, और इन वेव्स की कई सारी एप्लीकेशन है, जैसे मैं आपको बताऊंगा अल्ट्रावायलेट रेज आर द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ठीक है, उसके बाद में गामा रेज आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, रेडियो वेव्स आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो अलग अलग टाइप की कई सारी वेव्स है। और अभी तो मॉडर्न फिजिक्स में ये भी आ गया कि मैटर में आल्सो ट्रैवल इन द फॉर्म ऑफ वेव एंड दोस वेव विल बी नोन एज व्हाट, मैटर वेव। ठीक है, तो ऐसी अलग अलग तरीके की वेव्स को हम लोग समझेंगे। उसके अंदर से एक वेव रहेगी साउंड वेव, जिसके बारे में चैप्टर हमें पूरा पढ़ना है। ठीक है, वेव्स के कई सारे यूज है, और हम कहते हैं कि साउंड भी वेव के फॉर्म में ट्रेवल करता है, इसीलिए इस चैप्टर के अंदर हमें साउंड वेव के बारे में पढ़ना है। बट उसके पहले वेव का कुछ बेसिक और बचा हुआ है, पहले उस बेसिक को हम लोग कंप्लीट कर लेते हैं, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल कितने टाइप्स की वेव्स होती है वो देखते हैं। देखिए, सबसे पहले अकॉर्डिंग टू मीडिया अगर मैं बात करूं तो अकॉर्डिंग टू मीडिया देयर आर टू टाइप्स ऑफ वेव। ठीक है, फर्स्ट कौन सी, पहली है
मैकेनिकल वेव, ठीक है। अब आप कह रहे होंगे सर हर जगह वेव वेव कर रहे हो, तो वेव का इतना यूज क्यों? तो मैं आपको बता दूं कि वेव एनर्जी को ट्रांसफर करने के लिए सबसे फास्टेस्ट मीडिया होता है। देखो एनर्जी को ट्रांसफर करने के लिए और भी कई सारे मीडियम्स हैं, जरूरी नहीं वेव्स के थ्रू ही एनर्जी ट्रांसफर हो सके, वायर्स के थ्रू होती है, अलग अलग मीडिया से, ठीक है। तो फिर वेव का इतना यूज क्यों? क्योंकि वेव एक सबसे फास्टेस्ट मीडिया। जैसे अगर मैं बात करूं आपको लाइट वेव, तो लाइट वेव पर सेकंड के अंदर 3 लाख किलोमीटर चलती है, ठीक है। पर सेकंड के अंदर 3 लाख किलोमीटर चलना, ठीक है, आसान नहीं है भाई। तो लाइट वेव सबसे तेज चलती है, हमें पता है। तो वेव एक फास्टेस्ट मीडिया जिसके अंदर हम लोग एनर्जी को ट्रांसफर कर सकते हैं। दूसरी बात अगर मैं करूं तो वेव लार्ज डिस्टेंस पर भी एनर्जी को ट्रांसफर कर सकती है। अभी जैसे सन से जो मेरे पास सोलर रेडिएशन आ रही है, तो सोलर रेडिएशन इतनी दूर तक के अगर ट्रैवल कर पा रही है तो जस्ट बिकॉज ऑफ वेव्स, ठीक है। वेव्स के कारण वहां पर भी आपको पता है सोलर रेडिएशन एक तरीके की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, ठीक है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इतनी दूर से एनर्जी, सन से एनर्जी, सही है, सन आपको पता है सन का डिस्टेंस काफी ज्यादा अर्थ सरफेस से, ठीक है। तो अर्थ सरफेस तक लाना है, ठीक है, तो वहां पर कौन यूज होगा, ठीक है भाई। और दूसरा कोई मीडियम नहीं लगा सकते थे, तो वहां पर हमने किसका यूज किया? वेव्स का यूज किया, ठीक है। तो वेव्स के बहुत सारे यूज है, इसलिए वेव्स के अलग अलग टाइप भी है, ठीक है। देखते हैं कौन कौन से टाइप है। पहला टाइप वेव्स का है मैकेनिकल वेव, ठीक है। अब मैकेनिकल वेव ऐसी वेव होती है जो पार्टिकल के डिस्टरबेंस के कारण जनरेट होती है, ठीक है। मैकेनिकल वेव व्हिच शुड बी जनरेटेड ड्यू टू डिस्टरबेंस ऑफ पार्टिकल। अभी हमने थोड़ी देर पहले ही पढ़ा कि पार्टिकल ऐसे ऐसे डिस्टर्ब हो रहा था, ऐसे ऐसे वाइब्रेट हो रहा था, तो ड्यू टू डिस्टरबेंस ऑफ पार्टिकल a wave generated is known as what? Mechanical wave, ठीक है। those wave which will be generated due to particles vibration is known as what? Mechanical wave, ठीक है। ये किस कारण से जनरेट होगी भैया? पार्टिकल के डिस्टरबेंस से। जब पार्टिकल इधर धड़ंग धड़ंग करेंगे, देखो ये यहाँ से यहाँ जा रहा है, यहाँ से यहाँ जा रहा है, ये वाइब्रेट हो रहा है, इसके कारण ये वाइब्रेट हो रहा है, इसके कारण ये वाइब्रेट हो रहा है, ऐसे 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 पार्टिकल वाइब्रेट करते जाएंगे और वेव बनाते जाएंगे, ठीक है। तो इस वेव को हम लोग क्या कहेंगे बच्चों? मैकेनिकल वेव। अब एक बात तो समझ में आ गई, मैकेनिकल वेव अगर पार्टिकल के वाइब्रेशंस के कारण जनरेट हो रही है, तो भैया मैकेनिकल वेव के लिए पार्टिकल चाहिए। पार्टिकल चाहिए मतलब क्या चाहिए? पार्टिकल चाहिए मतलब मीडियम चाहिए। मीडियम के बिना कभी भी मैकेनिकल वेव एनर्जी को ट्रांसफर नहीं कर सकती। कोई भी मीडियम हो, चाहे एयर हो, चाहे वाटर हो, चाहे ग्लास हो, ठीक है, कोई भी मीडियम चाहिए, बट मीडियम चाहिए। तो मैकेनिकल वेव एक ऐसी वेव है जो सिर्फ कहाँ ट्रेवल करती है? मीडियम में चल सकती है, ठीक है। मैकेनिकल वेव शुड नॉट बी ट्रांसफर इन वैक्यूम, ठीक है। मैकेनिकल वेव कभी भी वैक्यूम में नहीं चल सकती है, क्योंकि मैकेनिकल वेव को चलने के लिए हमें पार्टिकल की जरूरत है, ठीक है। और वैक्यूम के पास में किसी तरीके का कोई पार्टिकल नहीं है भैया, ठीक है। तो मैकेनिकल वेव सिर्फ कहाँ ट्रेवल करेगी? मीडियम के अंदर ट्रेवल करेगी। मैकेनिकल वेव कभी भी वैक्यूम के अंदर ट्रेवल नहीं कर सकती है, ठीक है। तो एक बात तो हमारे समझ में आ गई कि मैकेनिकल वेव जो है वो मीडियम में चल सकती है, वैक्यूम के अंदर नहीं चल सकती, ठीक है। तो मैकेनिकल वेव क्लियर हुआ, ठीक है। वेव शुड बी ट्रांसफर इन अ मीडियम, ठीक है, नॉट इन वैक्यूम, इज नोन एज व्हाट? मैकेनिकल वेव। और ऐसा भी कह सकते हैं अ वेव व्हिच शुड बी ट्रैवल ड्यू टू वाइब्रेशन ऑफ पार्टिकल इज नोन एज व्हाट? मैकेनिकल वेव, ठीक है। अब एक और अलग तरीके की वेव होती है जिसका नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। अब आपको मैं ये बात यहां पर क्लियर कर दूं कि जो साउंड वेव होती है वो मैकेनिकल वेव होती है, और जो लाइट वेव होती है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का मतलब क्या है? ऐसी वेव जो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड के कॉम्बिनेशन से बनती है। देखो हमारे बोर्ड की बुक में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का पूरा चैप्टर है, वहां हम लोग ये बहुत आराम आराम से धीरे धीरे स्लोली स्लोली पढ़ने वाले हैं, ठीक है। लेकिन अभी इसका इंट्रोडक्शन देना जरूरी है क्योंकि ये टॉपिक में आया है, ठीक है। तो भैया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव मतलब क्या होती है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव मतलब होती है ऐसी वेव जो मीडियम में तो चले ही चले, ठीक है, साथ ही साथ वैक्यूम में भी चल सके, ठीक है। तो ऐसी वेव जो मीडियम और वैक्यूम दोनों में चलती हो उसे हम लोग क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ठीक है। क्यों भैया मीडियम में भी चलेगी, वैक्यूम में भी चलेगी? इसका राज है क्या? हाँ भाई, इसका ही राज है, क्योंकि ये जो वेव है ये इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड के कॉम्बिनेशन से बनती है, ठीक है। जब इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड बनती है
ठीक है, या फिर एक साथ चलेंगी तो चार्ज वहां ऑसिलेट करता है, और ड्यू टू ऑसिलेशन ऑफ चार्ज दिस वेव बी जनरेटेड। ठीक है, तो चार्ज तो आपका वैक्यूम में भी ऑसिलेट कर सकता है और मीडियम में भी ऑसिलेट कर सकता है, उसे तो कोई रोक टोक नहीं है। वैक्यूम में नहीं जाना है, मीडियम में नहीं जाना है, इधर नहीं जाना है, उधर नहीं जाना है, ऐसी उसे कोई रोक टोक नहीं है। तो उसे कोई रोक टोक नहीं है, इसीलिए ये वेव दोनों जगह चल सकती है। ठीक है, अब सन से जो रेडिएशंस आती है उसे पहले अर्थ के एटमॉस्फेयर के पहले वैक्यूम में ही ट्रेवल करना होता है, इसीलिए सन से आने वाली जो रेडिएशन है वो हमेशा याद रखो बच्चों किसके फॉर्मेट में चलती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के फॉर्मेट में चलती है। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के फॉर्मेट में क्यों चलती है, उसके पीछे का रीजन यही है, उसके पीछे का कारण यही है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव वैक्यूम में भी चल सकती है और मीडियम में भी चल सकती है। ठीक है, तो हमने दो बात समझ ली, दो तरीके की वेव समझ ली। एक जो वेव है हमारी वो मीडियम में भी चल सकती है और वैक्यूम में भी चल सकती है, दोस वेव विल बी नोन एज व्हाट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, एंड अनदर वेव विच always travel in the form of medium not in vacuum is known as what, मैकेनिकल वेव। ठीक है, इसके अलावा एक और वेव दी है, आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग चल रहा हूं इसलिए ज्यादा डिटेल में नहीं घुसेंगे अभी हम। ठीक है, अभी हम लोग बात करते हैं तीसरी वेव की, एंड दोज वेव विल बी नोन एज व्हाट, मैटर वेव। ये अभी अभी आई है, अभी अभी आई है मतलब ऐसा नहीं कल परसों आई है। ठीक है, डी ब्रॉगली के जमाने की। डी ब्रॉगली ने क्या कहा था कि जो माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल है, ठीक है, माइक्रो माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल है। ठीक है, माइक्रोस्कोपिक मतलब बहुत छोटे छोटे। ठीक है, तो माइक्रोस्कोपिक जो पार्टिकल है बहुत छोटे छोटे पार्टिकल है, बहुत छोटे छोटे यानी कि जिनका मास बहुत कम हो, जैसे कि इलेक्ट्रॉन हो, प्रोटॉन हो, अल्फा पार्टिकल हो। ठीक है, दिस आर ऑल पार्टिकल इज कंसिडर एज व्हाट, माइक्रो पार्टिकल, छोटू पार्टिकल। ठीक है, तो ये जो छोटे छोटे पार्टिकल है, डी ब्रॉगली ने कहा दे आर ट्रेवल इन द फॉर्म ऑफ वेव। ठीक है, ये किस फॉर्मेट में चलते हैं, वेव के फॉर्मेट में। जैसे डी ब्रॉगली ने इलेक्ट्रॉन की वेव के बारे में बताया था, तो जब इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट में घूमता है भैया तो वो स्टेशनरी वेव के फॉर्मेट में घूमता है, ऐसे चलता है इलेक्ट्रॉन, ऐसे 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 चलेगा। ठीक है, और फिर जब यहां पहुंचेगा तो ये ऐसे चलेगा, ये बात ऐसे इधर से इधर चलेगा। ठीक है, फिर इधर चलेगा, फिर इधर चलेगा, फिर इधर चलेगा, इधर से इधर, इधर इधर चलेगा। ठीक है, और ऐसे ऐसे घूम घूम कर वो वापस आएगा। तो इलेक्ट्रॉन इज ऑल्सो पार्टिकल। ठीक है, इलेक्ट्रॉन किसके फॉर्म में चलेगा, पार्टिकल के फॉर्म में चलेगा। मैटर जो है, इलेक्ट्रॉन इज ऑल्सो मैटर बिकॉज इट कंसिस्ट मास, इलेक्ट्रॉन का मास हमें पता है 9.1 into 10⁻⁻31 kg। ठीक है, बहुत बार रट्टा मारे हम लोग। तो इलेक्ट्रॉन के पास मास है, इसका मतलब वो क्या है, एक प्रकार का मैटर पार्टिकल है। ठीक है, और जब मैटर वेव के फॉर्म में चलता है तो दोज वेव विल बी नोन एज व्हाट, दोज वेव विल बी नोन एज व्हाट, मैटर वेव। ठीक है, क्या कहते हैं इसे, मैटर वेव कहते हैं। तो देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ वेव्स व्हिच यू रीड, फर्स्ट इज व्हाट, मैकेनिकल वेव, अनदर वन इज व्हाट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, नेक्स्ट वन इज व्हाट, मैटर वेव। ठीक है, ये तीन तरीके की वेव्स हमने पढ़ी। ओके, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और अलग अलग प्रकार की वेव हम समझेंगे। चलिए देखिए नेक्स्ट कौन सी वेव होती है। ठीक है, तो अगली वेव होती है भैया ट्रांसवर्स वेव और लॉन्गिट्यूडनल वेव। ठीक है, तो पहले हम लोग समझते हैं ये किस हिसाब से हमने इसको डिवाइड किया, अकॉर्डिंग टू द वाइब्रेशन ऑफ पार्टिकल। ठीक है, कैसे डिवाइड किया, पहली वाली वेव अकॉर्डिंग टू द मीडिया थी। नाउ हम लोग वेव को क्लासिफाइड कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू द वाइब्रेशन ऑफ पार्टिकल। अब वेव को हमें क्लासिफाइड करना है अकॉर्डिंग टू वाइब्रेशन ऑफ पार्टिकल। जिस प्रकार से पार्टिकल वाइब्रेट होगा उस तरीके से वेव को हमने दो तरीके से क्लासिफाइड किया है। ठीक है, कौन कौन सी वेव है भाई, वो दोनों वेव है, एक ट्रांसवर्स वेव और दूसरी लॉन्गिट्यूडनल वेव। तो हम लोग पहले समझेंगे व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ट्रांसवर्स वेव। देखो इसकी बाद में हम लोग कैरेक्टरिस्टिक पढ़ते रहेंगे या फिर मैंने प्रीवियस लेक्चर्स में सारी समझाई। ट्रांसवर्स वेव भैया, ट्रांसवर्स वेव, ट्रांसवर्स वेव एक ऐसी वेव होती है, ध्यान से समझे भाई, ट्रांसवर्स वेव एक ऐसी वेव है जिसके अंदर
पार्टिकल का वाइब्रेशन और वेव का प्रोपोगेशन दोनों एक दूसरे से परपेंडिकुलर होते हैं, ठीक है। मतलब कैसे, देखो भैया, इधर अगर वेव चलेगी, ठीक है, इस डायरेक्शन में अगर वेव चलेगी, मतलब वेव का प्रोपोगेशन अगर इधर है, ठीक है, किसका, वेव का प्रोपोगेशन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रोपोगेशन, प्रोपोगेशन मतलब आगे बढ़ना, ठीक है, वेव वैसे चल रही है, आगे बढ़ रही है, तो इसे हम लोग क्या कहेंगे, वेव का प्रोपोगेशन। अब जिधर वेव का प्रोपोगेशन हो रहा है उसके परपेंडिकुलर अगर पार्टिकल का वाइब्रेशन होता है, ठीक है, मतलब पार्टिकल का वाइब्रेशन और वेव का प्रोपोगेशन अगर दोनों कितने डिग्री पर है भैया, 90 डिग्री पर है, 90 डिग्री पर है, तो वेव विल बी नोन एज व्हाट, ट्रांसवर्स वेव। तो उस वक्त हम लोग वेव को क्या कहेंगे, ट्रांसवर्स वेव कहेंगे, ठीक है। ट्रांसवर्स वेव के अंदर पार्टिकल का वाइब्रेशन अगर इधर हो रहा है तो वेव का प्रोपोगेशन इधर होगा, मतलब पार्टिकल का वाइब्रेशन और वेव का प्रोपोगेशन दोनों एक दूसरे से परपेंडिकुलर होंगे, दोनों एक दूसरे से 90 डिग्री पर होंगे, ठीक है। जैसे देखो हम लोग देख लेते हैं, यहां देखेंगे हम लोग, ये पार्टिकल वाइब्रेट कर रहा है, ये ढड़ंग ढड़ंग, ये देखो इसके अंदर पार्टिकल ऐसे वाइब्रेट कर रहा है और वेव ऐसे चल रही है, सुर ऐसे वेव चल रही है। तो पार्टिकल का वाइब्रेशन और वेव का प्रोपोगेशन दोनों एक दूसरे से कैसे है, परपेंडिकुलर है। पार्टिकल इस डायरेक्शन में वाइब्रेट कर रहा है और वेव इस डायरेक्शन के अंदर प्रोपोगेट कर रही है, तो दोनों का जो मोशन है वो एक दूसरे से परपेंडिकुलर है। पार्टिकल इस तरफ वाइब्रेट कर रहा है और वेव इस तरफ प्रोपोगेट कर रही है, तो दोनों का जो वाइब्रेशन है, जो मोशन है, सॉरी, दोनों का जो मोशन है वो एक दूसरे से कैसा है, परपेंडिकुलर। पार्टिकल इधर वाइब्रेट करेगा, वेव इधर प्रोपोगेट करेगी, तो बोथ आर व्हाट, परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ठीक है। तो इसीलिए हम इस वेव को क्या कहते हैं, इस वेव का नामकरण अगर करें तो ट्रांसवर्स वेव कहते हैं। क्या कहते हैं इसे, ट्रांसवर्स वेव। जब ट्रांसवर्स वेव चलती है, ठीक है, चलती है जब ट्रांसवर्स वेव, तो ये मीडियम को दो फॉर्मेट में डिवाइड कर देती है। ऊपर वाला जो पार्ट होता है वो कहलाता है क्रिस्ट, ठीक है, पॉजिटिव साइकिल इज डिनोटेड एज क्रिस्ट, और जो नीचे वाला पार्ट होता है उसे हम लोग कहते हैं थ्रफ, ठीक है, क्या कहते हैं, थ्रफ कहते हैं। तो ऊपर वाला पार्ट कहलाएगा क्रिस्ट और नीचे वाला पार्ट कहलाएगा थ्रफ। जब भी ट्रांसवर्स मीडिया के अंदर आगे प्रोपोगेट करेगी या आगे बढ़ेगी तो उसे हम लोग कह देंगे कि वो मीडिया को किस फॉर्मेट में डिवाइड कर देगी, क्रिस्ट और थ्रफ के फॉर्म में डिवाइड कर देगी। बात समझ में आ रही है, किस फॉर्मेट में डिवाइड करेगी, क्रिस्ट और थ्रफ के फॉर्म में, ठीक है। याद रहे मैकेनिकल वेव भी ट्रांसवर्स वेव हो सकती है और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव सिर्फ ट्रांसवर्स वेव ही होती है। मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के अंदर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कभी भी लॉन्गिट्यूडनल वेव के फॉर्म में नहीं चलती है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हमेशा किसका टाइप रहेगा, ट्रांसवर्स वेव का टाइप रहेगा, मतलब वो हमेशा ट्रांसवर्स वेव के फॉर्मेट में ही चलेगी। मैकेनिकल वेव दोनों में चल सकती है, मैकेनिकल वेव ट्रांसवर्स भी हो सकती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक भी हो सकती है, बट जो सॉरी मैकेनिकल वेव ट्रांसवर्स वेव भी हो सकती है और लॉन्गिट्यूडनल वेव भी हो सकती है, बट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव सिर्फ ट्रांसवर्स वेव होती है। आर गेटिंग और नॉट, ठीक है। तो इसे हमने चलवा दिया क्रिस्ट और थ्रफ के फॉर्म में। अब जो ट्रांसवर्स वेव है भैया वो सॉलिड में चल सकती है, लिक्विड में, ठीक है, और साथ ही साथ वैक्यूम में भी चल सकती है, ठीक है। ये कौन सी वेव हो जाएगी आपकी, ट्रांसवर्स, सॉलिड, लिक्विड, वैक्यूम, इस तरीके से चले, ठीक। नाउ आगे बढ़ते हैं हम लोगों ने यहाँ पर ट्रांसवर्स वेव को तो समझ लिया। अब हम लोग आगे बात करते हैं, आगे अगली वेव के बारे में पूछते हैं, अगली वेव के बारे में चलते हैं। तो नेक्स्ट है हमारी लॉन्गिट्यूडनल वेव। अगली वेव का नाम क्या है भैया, लॉन्गिट्यूडनल वेव, ठीक है। अब लॉन्गिट्यूडनल वेव के अंदर क्या होता है, इसमें और इसमें कोई तो डिफरेंस रहेगा, ठीक है। तो लॉन्गिट्यूडनल वेव के अंदर क्या होता है भाई, लॉन्गिट्यूडनल वेव के अंदर पार्टिकल का वाइब्रेशन, पार्टिकल वाइब्रेशन और वेव का प्रोपोगेशन, पार्टिकल का वाइब्रेशन और वेव का प्रोपोगेशन दोनों एक ही डायरेक्शन में होगा,
ठीक है। अगर पार्टिकल का वाइब्रेशन और वेव का प्रोपोगेशन एक ही डायरेक्शन में होता है तो हम लोग उस तरीके की वेव को क्या नाम देते हैं, लॉन्गिट्यूडनल वेव नाम देते हैं। दोस वेव विल बी नोन एज व्हाट, लॉन्गिट्यूडनल वेव। जब पार्टिकल का वाइब्रेशन और वेव का प्रोपोगेशन दोनों एक ही डायरेक्शन में हो तो दोस वेव विल बी नोन एज व्हाट, लॉन्गिट्यूडनल वेव। ठीक है। जब लॉन्गिट्यूडनल वेव, देखिए इन दोनों वेव की कैरेक्टरिस्टिक हम लोग डिटेल में देखेंगे, ठीक है, बट फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग अभी इंट्रोडक्टरी पार्ट पढ़ रहे हैं, दैट्स व्हाई हम लोग इसका सिर्फ डेफिनेशन नॉलेज देख रहे हैं। ठीक है। नाउ तो पार्टिकल का वाइब्रेशन और वेव का प्रोपोगेशन दोनों एक ही डायरेक्शन में होता है तो दोस वेव विल बी नोन एज व्हाट, लॉन्गिट्यूडनल वेव। जैसे मैं आपको यहाँ पर बता दूं, लॉन्गिट्यूडनल वेव, जैसे मान लो मेरे पास एक ट्यूनिंग फॉर्क है। अब ये ट्यूनिंग फॉर्क यहाँ पर मैंने रखा हुआ है सिर्फ, ठीक है। तो जब ये ट्यूनिंग फॉर्क यहाँ पर रखा हुआ है तो इसके सामने की जो एयर लेयर्स होंगी वो एक ऐसे सेम डिस्टेंस पर होगी, ठीक है, जो इक्वी डिस्टेंस बोलते हैं हम लोग इसे, ठीक है। तो इसके सामने की जो एयर की लेयर्स होंगी वो सारी की सारी इक्वी डिस्टेंस पर होंगी। बट जैसे ही ये ट्यूनिंग फॉर्क ऐसे 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 वाइब्रेट करने लगेगा, ठीक है, जैसे ही ट्यूनिंग फॉर्क वाइब्रेट करने लगेगा तो इसके सामने की जो वेव्स है, देखो ये ट्यूनिंग फॉर्क वाइब्रेट करने लगा, मान लो ये देखो, ये ऐसे बता देता हूं मैं आपको, ये ट्यूनिंग फॉर्क कैसे वाइब्रेट कर सकता है, ये तो बाहर जा सकता है, ऐसे होगा वाइब्रेट। जब ऐसे होगा तो ये यहाँ पर जो है कंप्रेशन बनेगा, मतलब जो लेयर्स थी, जो इक्वी डिस्टेंस पर लेयर थी वो कुछ पास पास आ जाएंगी तो कंप्रेशन कहलाएगा। कुछ लेयर जो है वो दूर दूर हो जाएंगी और ज्यादा, क्योंकि ये पास आ गई तो इन्हें दूर होना पड़ेगा, इन्हें फैलना पड़ेगा, तो ये कहलाएगा रेयरफेक्शन। फिर कुछ पास आ जाएंगी तो ये कहलाएगा कंप्रेशन, फिर कुछ दूर चली जाएगी तो ये कहलाएगा रेयरफेक्शन। तो ये पास दूर वाली जो कहानी है, ठीक है, वो बनाएगा ट्यूनिंग फॉर्क। ठीक है, मतलब इक्वी डिस्टेंस पर लेयर थी लेकिन जैसे ही ट्यूनिंग फॉर्क वाइब्रेट होने लगा, ठीक है, यहाँ पर कहीं पर कंप्रेशन आने लगा, कहीं पर रेयरफेक्शन आने लगा। अच्छा, बैकवर्ड अंदर की तरफ अगर मोशन होता, देखो अगर आप ट्यूनिंग फॉर्क को ऐसा बना लो, ऐसे बना लो अगर ट्यूनिंग फॉर्क को, तो ट्यूनिंग फॉर्क को जब आप ऐसा बनाएंगे तो ये यहाँ वाली लेयर जो है ये रेयरफेक्शन लाएगी, फिर बाद वाली कंप्रेशन लाएगी क्योंकि अंदर की तरफ जा रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से जब ट्यूनिंग फॉर्क का मोशन होगा, ठीक है, तो इसके सामने की जो एयर लेयर थे वो इक्वी डिस्टेंस पर नहीं रहेंगी, वो कंप्रेशन और रेयरफेक्शन के फॉर्म में मीडिया डिवाइड हो जाएगा। लेकिन आपने यहाँ पर एक चीज ऑब्जर्व करी रहेगी कि जिस तरफ पार्टिकल का वाइब्रेशन हो रहा है उसी तरफ वेव का प्रोपोगेशन हो रहा है। देखो ये ट्यूनिंग फॉर्क ऐसे ऐसे वाइब्रेट कर रहा है और इसी तरफ वेव क्या कर रही है, प्रोपोगेट कर रही है। तो पार्टिकल का वाइब्रेशन और वेव का प्रोपोगेशन दोनों एक ही डायरेक्शन में हो रहा है तो दोज वेव विल बी नोन एज व्हाट, लॉन्गिट्यूडनल वेव। इस वेव को हम लोग क्या कहेंगे, लॉन्गिट्यूडनल वेव, क्योंकि भैया यहाँ पर पार्टिकल का वाइब्रेशन और वेव के प्रोपोगेशन दोनों की डायरेक्शन क्या है, सेम है। जब दोनों की डायरेक्शन सेम हो तो दोज वेव, इस वेव को हम लोग क्या कहते हैं, लॉन्गिट्यूडनल वेव कहते हैं। ठीक है, और जब पार्टिकल का वाइब्रेशन और वेव का प्रोपोगेशन दोनों परपेंडिकुलर हो तो दोज वेव विल बी नोन एज व्हाट, ट्रांसवर्स वेव। ट्रांसवर्स वेव जब चलती है तो मीडियम को क्रिस्ट और थ्रफ के फॉर्म में डिवाइड करती है। लॉन्गिट्यूडनल वेव जब चलती है तो मीडियम को कंप्रेशन और रेयरफेक्शन के फॉर्म में डिवाइड करती है। डिफरेंस है भैया। लॉन्गिट्यूडनल वेव एक ऐसी वेव है जो वैक्यूम में नहीं चल सकती, क्योंकि वैक्यूम में थोड़ी ना कंप्रेशन और रेयरफेक्शन होगा, तो वैक्यूम के अंदर लॉन्गिट्यूडनल वेव नहीं चलती। बाकी सॉलिड, लिक्विड, गैस सब जगह चलेगी भैया ये, मतलब मीडियम दे दो बस इसको तो, ठीक है, तो मीडियम दे दो, सॉलिड, लिक्विड, गैस सब जगह ट्रैवल करेगी। लेकिन ये जो वेव होती है ये कभी भी वैक्यूम में नहीं चलती। तो लॉन्गिट्यूडनल वेव नॉट बी ट्रैवल इन वैक्यूम बट इन सॉलिड, लिक्विड और गैस इट में बी ट्रैवल। ठीक है, तो यहां तक आप लोगों को क्लियर हुआ रहेगा। साउंड वेव लॉन्गिट्यूडनल वेव है, लाइट वेव ट्रांसवर्स वेव, ये भी याद रखना। पहले भी मैंने आपको कहा साउंड मैकेनिकल है और लाइट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है। अब यहां भी मैं आपको कह रहा हूं साउंड वेव किसका फॉर्म है, लॉन्गिट्यूडनल वेव का फॉर्म है, और लाइट वेव जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का फॉर्म है। ठीक है, यानी कि ट्रांसवर्स वेव का फॉर्म है। ओके, आगे बढ़ते हैं। आगे चलो, अब हम लोग अगले टाइप पर चलते हैं। फिर हम लोग कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज के बारे में बात करेंगे आज की क्लास में, बेसिक टर्म्स। चलो स्टार्ट करें। नेक्स्ट,
अगली बात, और दो तरीके की वेव होती है, एकदम शॉर्ट में बता देता हूँ भाई, अभी ये इतना ज्यादा डिटेल में नहीं घुसना है अभी। एक होती है प्रोग्रेसिव वेव और दूसरी होती है स्टेशनरी वेव। हाँ भैया, प्रोग्रेसिव और स्टेशनरी। और दो तरीके की वेव होती है, पहली वेव का नाम है प्रोग्रेसिव वेव, दूसरी वेव का नाम है स्टेशनरी। अब ये दोनों वेव के अंदर क्या डिफरेंसेस है हमें वो देखना है, ठीक है। प्रोग्रेसिव वेव और स्टेशनरी वेव के अंदर क्या डिफरेंस है वो हम पहले समझ लेते हैं, ठीक है। तो देखेंगे क्या डिफरेंसेस है बोथ वेव्स के अंदर, प्रोग्रेसिव वेव क्या, स्टेशनरी वेव क्या है। उसके पहले मैं आपको बताता हूँ, मीडियम दो तरीके के होते हैं भैया, मीडियम दो तरीके के होते हैं। एक होता है फाइनाइट मीडियम, ठीक है, एक क्या होता है फाइनाइट मीडियम, और दूसरा होता है इनफाइनाइट मीडियम, ठीक है भैया। एक क्या होता है फाइनाइट मीडियम होता है और दूसरा होता है इनफाइनाइट मीडियम। अब फाइनाइट मीडियम क्या होता है, फाइनाइट मीडियम एक ऐसा मीडियम है, ठीक है, जिसकी बाउंड्री होती है, ठीक है भाई, बाउंड्री वाला मीडियम यानी कि फाइनाइट मीडियम। ये देखो, ये देखो बाउंड्रीज है, तो इसके अंदर वाला मीडियम कैसा है फाइनाइट, और बाहर वाले मीडियम की कोई बाउंड्री नहीं है, तो ये क्या कहलाएगा भैया आपका इनफाइनाइट मीडियम, ठीक है। नो बाउंड्री, ऐसा मीडियम जिसकी कोई बाउंड्री नहीं हो, जिसकी कोई सीमा ना हो, उसको कहते हैं इनफाइनाइट मीडियम, और जिसकी बाउंड्री हो उसे हम लोग क्या कहते हैं फाइनाइट मीडियम। तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ मीडियम, वन इज फाइनाइट मीडियम, अनदर वन इज व्हाट इनफाइनाइट मीडियम। इसकी बाउंड्री होती है, इसकी बाउंड्री नहीं होती है, ठीक है। तो फाइनाइट मीडियम में चलने वाली वेव स्टेशनरी कहलाती है। क्यों भैया, देखो ये फाइनाइट मीडियम है, जैसे यहां पर मैं एक बार फिर बना देता हूं, यहां पर कोई वेव चल रही है ऐसे, अभी ये यहां जाके टकराएगी, अब जैसे ही जाकर टकराएगी तो वेव रिफ्लेक्ट हो जाएगी, क्योंकि वेव के अंदर रिफ्लेक्शन की प्रॉपर्टी होती है। टकराने के बाद वापस आना, इसका मतलब रिफ्लेक्शन कहलाना, ठीक है। टकराने के बाद वापस आना, ये तो ये जो वेव है टकराने के बाद जो वापस आ रही, देखो ऐसे गई थी धड़िंग धड़िंग धड़िंग, ऐसे ऐसे गई थी और ऐसे धड़िंग 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 वापस आ गई, ठीक है। तो ये जो वेव है टकराई और टकराने के बाद क्या आ गई, वापस आ गई, ठीक है। क्योंकि ये कैसे मीडियम में ट्रेवल कर रही थी, ये एक ऐसे मीडियम में ट्रेवल कर रही थी जिसकी बाउंड्रीज है, जो कैसा मीडियम है फाइनाइट मीडियम है, ठीक है, जिसकी बाउंड्रीज है। तो उसे उस तरीके की वेव को जो इस तरीके से ट्रेवल करती है, फाइनाइट मीडियम में जो ट्रेवल करती है, उसे हम लोग क्या कहते हैं स्टेशनरी वेव कहते हैं। क्या कहते हैं स्टेशनरी, क्योंकि ये उतने ही प्लेस में डिवाइड या उतने ही प्लेस में ट्रेवल करते रहेगी, ना उसके बाहर जाएगी ना उसके अंदर आएगी, ठीक है। तो उतने ही प्लेस में जब ट्रेवल करेगी तो दोज वेव विल बी नोन एज स्टेशनरी वेव। जैसे गिटार की स्ट्रिंग होती है, ठीक है, आप देखते हैं, ये पता रहेगा गिटार विटार के बारे में तुमको बहुत नॉलेज है। गिटार की स्ट्रिंग इसको ऐसे पकड़कर ऐसे खींच देंगे तो ये ऐसे वाइब्रेट होती है, लेकिन इतने ही स्पेस में वाइब्रेट होती है। तो दोज वेव विल बी नोन एज व्हाट स्टेशनरी, जो एक पर्टिकुलर मीडिया के अंदर या फिर फाइनाइट मीडिया के अंदर जो ट्रैवल करे, ठीक है, दोज वेव विल बी नोन एज व्हाट स्टेशनरी वेव। अब दूसरी वेव जो होती है वो कंटिन्यूअस चलने वाली वेव होती है, जो एक बार निकल पड़ी तो चलती ही जाए चलती ही जाए चलती ही जाए। कब तक चलती जाए भैया, जब तक डिसिपिएट ना हो जाए, खत्म ना हो जाए, एनर्जी खत्म ना हो जाए। तो ऐसी वेव को हम लोग क्या कहते हैं प्रोग्रेसिव। प्रोग्रेसिव मतलब प्रोग्रेस, मतलब प्रोग्रेस चलती जाए, ठीक है, चलती जाए, जो कभी खत्म ना हो, ठीक है, एनर्जी डिसिपिएट होने तक खत्म ना हो, जो रिफ्लेक्टिंग नहीं होगी, जो कंटिन्यू चलती जाएगी मीडिया के अंदर, दोज वेव विल बी नोन एज प्रोग्रेसिव। इसके अंदर भी कुछ कंडीशंस है, कब ये रिटर्न आएगी कब क्या होगी वो अलग बात है, लेकिन अभी फिलहाल समझने के लिए हम लोग ऐसे ही समझ सकते हैं कि प्रोग्रेसिव वेव मीडिया के अंदर चलती जाती चलती जाती चलती जाती जब तक वो डिसिपिएट नहीं, इसलिए नाम प्रोग्रेसिव है, प्रोग्रेस करती जा रही है, ठीक है, एनर्जी को डिसिपिएट करते जा रही है और आगे बढ़ते जा रही है। तो दोस टाइप ऑफ वेव विल बी नोन एज व्हाट प्रोग्रेसिव वेव, एंड जो वहीं वहीं घूमती रहेगी वो स्टेशनरी वेव कहलाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर हमने समझा प्रोग्रेसिव वेव को ट्रैवल कराने के मीडिया के अंदर जो प्रॉपर्टीज हमने वेव के लिए पढ़ी थी वही होनी चाहिए, जैसे कि इनर्शिया होना चाहिए, इलास्टिसिटी होनी चाहिए, ठीक है, ये सारी प्रॉपर्टीज मीडिया के अंदर होनी चाहिए, तभी वेव एक जगह से कहाँ आगे बढ़ती है दूसरी जगह।
तो ये वेव के कुछ टाइप्स हमने देखे। इन शॉर्ट मैंने अभी सारे वेव्स के टाइप पढ़ा है, इसको और डिटेल में हम लोग समझेंगे, बट अभी जो हमारी बुक में है उतना हम लोग पढ़ रहे हैं, उसके बाद हम लोग डिटेल में लेते चलेंगे। अभी कुछ बेसिक टर्म्स है जो कि समझना बहुत जरूरी है, तो स्टार्ट करते हैं बेसिक टर्म्स। चलो भैया बेसिक टर्म्स स्टार्ट करें। आज कुछ पढ़ेंगे, कल कुछ पढ़ेंगे। सबसे पहला बेसिक टर्म, अब हम आ गए हैं बेसिक टर्म के ऊपर। बेसिक टर्म्स, पहली बेसिक टर्म है एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड का मतलब क्या होता है, ध्यान से समझे भैया, ठीक है। मैक्सिमम, अरे भाई, मैक्सिमम डिस्टेंस ट्रैवल बाय वेव फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन। ये तो रटी रटाई डेफिनेशन, आप सारी रटी रटाई डेफिनेशन ही पढ़नी है हमें। जो मैक्सिमम डिस्टेंस वेव ट्रैवल करेगी अपनी मीन पोजीशन से, उसे हम लोग क्या कहेंगे, एम्पलीट्यूड कहेंगे। देखिए जैसे ये एक वेव है, समझते डायग्रामेटिकली समझते, ठीक है। अब ये वेव यहां से निकली, ये कौन सा पोजीशन होगा भैया, मीन पोजीशन होगा। अब ये वेव ऐसे ऊपर जाएगी, फिर ऐसे नीचे आएगी, फिर ऐसे ऊपर जाएगी, ओके। तो ये जो मीन पोजीशन है, यहां से इसने मैक्सिमम डिस्टेंस यहां तक ट्रैवल किया, तो यहां से यहां का जो डिस्टेंस होगा बच्चों, वो कहलाएगा एम्पलीट्यूड। ये ज्यादा से ज्यादा इतना ऊपर जा सकती है, उसके ऊपर वो ऊपर जा ही नहीं सकती है, ठीक है। तो जो मैक्सिमम डिस्टेंस वेव ने ट्रैवल किया है, यहां से यहां तक गई है, ये कहलाएगा आपका एम्पलीट्यूड, ठीक है। दोस डिस्टेंस विल बी नोन एज व्हाट, एम्पलीट्यूड। यहां पर x बराबर से 0 होगा और यहां पर से होगा x बराबर से a, और नीचे भी ये यहां तक जा रही है, तो ये x बराबर से क्या होगा, माइनस ए, ठीक है। तो मैक्सिमम डिस्टेंस ट्रेवल बाय वेव फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन, मतलब ये देखो यहां से यहां तक जा रहा है। जैसे पेंडुलम होता है, पेंडुलम की एक लिमिट होती है, देखो जैसे मैं यहां पर पेंडुलम देखो, पेंडुलम यहां तक जाएगा, फिर वापस आएगा, तो यहां तक गया, इसके बाद आगे नहीं जा सकता है। तो ये जो लास्ट डिस्टेंस है, यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है, दोस डिस्टेंस विल बी नोन एज व्हाट, एम्पलीट्यूड। जो मैक्सिमम डिस्टेंस पार्टिकल ट्रेवल करता है अपनी मीन पोजीशन से, उसे हम लोग क्या कहते हैं, एम्पलीट्यूड कहते हैं। जैसे देखो ये डिस्टेंस, ये पार्टिकल यहां से यहां तक गया, वापस आ गया, पार्टिकल मैक्सिमम डिस्टेंस यहीं तक ट्रेवल कर रहा है, तो इस डिस्टेंस को हम लोग क्या कहते हैं, एम्पलीट्यूड कहते हैं। मैक्सिमम डिस्टेंस ट्रेवल बाय वेव फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन है, मैक्सिमम डिस्टेंस ट्रेवल बाय पार्टिकल फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन इज नोन एज व्हाट, एम्पलीट्यूड, ठीक है। अब अगली चलते हैं, अगले इस पे चलेंगे। एम्पलीट्यूड हो गया, अगली बात पे चलते। देखो अब 2-3 बेसिक टर्म और पढ़ते, फिर अगली क्लास में पढ़ेंगे हम लोग। जो काम की है वो पहले पढ़ लीजिए। टाइम पीरियड, टाइम पीरियड का डेफिनेशन क्या होता है, टाइम रिक्वायर्ड, टाइम रिक्वायर्ड टू वेव टू कंप्लीट, टू कंप्लीट one cycle is known as time period। एक साइकिल पूरी करने के लिए वेव को जो टाइम लगता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, टाइम पीरियड कहते हैं, ठीक है। देखो भाई, एक साइकिल, एक साइकिल का मतलब क्या होता है, एक साइकिल का मतलब ये होता है, ये देखो यहां से यहां चल, यहां से यहां पर टाइम कितना है, 0 0, ठीक है। यहां पर टाइम है 0। अब इसको एक साइकिल पूरी करनी है, मतलब एक बार पॉजिटिव जाना है, एक बार नेगेटिव जाना है। एक साइकिल है, एक वाइब्रेशन, वाइब्रेशन समझते हैं आप, एक बार ऊपर जाने का, फिर एक बार नीचे जाके वापस आने का, ऊपर जाके वापस आने का, नीचे जाके वापस आने का। मतलब ये क्या होता है, एक साइकिल होती है, 1 वाइब्रेशन होता है, 1 ऑसिलेशन होता है। तो इसके लिए जो टाइम लगता है वो क्या कहलाता है, टाइम पीरियड, ठीक है। यहां पर टाइम 0 है, लेकिन एक साइकिल पूरी होगी जब जो टाइम होगा
उसे हम लोग टाइम पीरियड कहेंगे। मतलब यहाँ पर जो टाइम होगा, दिस टाइम विल बी नोन एज कैपिटल टी मतलब टाइम पीरियड। तो एक साइकिल को पूरा करने के लिए जो टाइम लगा, दिस इज नोन एज टाइम पीरियड। यहां पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर टाइम आधा होगा, t/2 होगा, यहाँ पर t/4 होगा, यहाँ पर टाइम जो है 3t/4 होगा, ठीक है। लेकिन आप देख रहे हैं एक साइकिल पूरी करी, देखो ऐसे एक साइकिल पूरी करी तो यहां पर जो टाइम आया, दिस इज नोन एज व्हाट, टाइम पीरियड। मींस टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट वन साइकिल, वन ऑसिलेशन और वन वाइब्रेशन इज नोन एज व्हाट, टाइम पीरियड। टाइम पीरियड इज डिनोटेड बाय कैपिटल टी, ठीक है। किससे डिनोट करेंगे इसे, कैपिटल टी से डिनोट करेंगे। मतलब टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट वन साइकिल, वन वाइब्रेशन इज नोन एज व्हाट, टाइम पीरियड, ठीक है। अब इसी से जुड़ी हुई टर्म, ठीक है, इसकी छोटी बहन हमेशा इसके साथ ही चलने वाली, जिसका नाम क्या है, फ्रीक्वेंसी, ठीक है। जहां टाइम पीरियड दिखे भैया वहां फ्रीक्वेंसी पढ़ना ही होती है, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होता है, फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है नंबर ऑफ वेव्स, नंबर ऑफ वेव्स पर सेकंड, ठीक है, पर सेकंड। एक सेकंड के अंदर जितनी वेव्स होंगी, वेव्स का मतलब क्या है भाई, 10-12 वेव्स एक इधर चल रही है, एक इधर चल रही है, ऐसा नहीं। वेव्स का मतलब होता है एक ऑसिलेशन, ठीक है। अगर मान लो एक सेकंड के अंदर यहाँ पर 3 वेव बन रही, देखो ये एक वेव हुई, ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव, ये दूसरी वेव हुई, ठीक है, और ये तीसरी वेव हुई। तो एक सेकंड के अंदर अगर 3 वेव है, देखो ये पहली, दूसरी और ये तीसरी, तो एक सेकंड के अंदर अगर 3 वेव चल रही है तो इसका मतलब फ्रीक्वेंसी कितनी होगी, 3 हर्ट्ज, ठीक है। बिकॉज फ्रीक्वेंसी फर्स्ट टाइम दी थी हर्ट्ज ने, यूनिट उनके नाम पर चलता है, फ्रीक्वेंसी का यूनिट होता है हर्ट्ज या फिर पर सेकंड, ठीक है। तो एक सेकंड में जितनी नंबर ऑफ वेव्स होंगी वही आपकी क्या कहलाएंगी, फ्रीक्वेंसी कहलाएंगी। द फॉर्मूला इज फॉर फ्रीक्वेंसी इज रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड, मतलब 1/t इज नोन एज व्हाट, फ्रीक्वेंसी, ठीक है। 1/t is known as what, frequency. Reciprocal of time period is known as what, frequency. Number of waves per second is known as frequency. टाइम पीरियड समझ में आया। टाइम पीरियड का मतलब क्या होता था कि टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन, वन वेव और वन वाइब्रेशन इज नोन एज टाइम पीरियड, एंड नंबर ऑफ वेव्स पर सेकंड इज नोन एज व्हाट, फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक टर्म्स आज हम लोगों ने कंप्लीट करी है, ठीक है। आज का हमारा टाइम भी खत्म हुआ है, ठीक है। वेव्स के टाइप देखो एक बार शॉर्टली मैं आपको बता दूं हमने क्या क्या पढ़ा है आज। वेव का इंट्रोडक्टरी पार्ट पढ़ा है, वेव किस लिए यूज होती है वो देखा है, वेव कैसे प्रोड्यूस होती है वेव वो देखा, उसके बाद वेव्स के टाइप्स के बारे में हम लोगों ने पढ़ा, देन कुछ बेसिक टर्म्स हमने पढ़ी। अब इसी बेसिक टर्म्स को आगे बढ़ाया जाएगा नेक्स्ट क्लास में, और कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स जो है प्रोग्रेसिव वेव की, ट्रांसवर्स वेव की, लॉन्गिट्यूडनल वेव की, वो देखी जाएगी, बहुत छोटा सा पार्ट है। और उसके बाद हम लोग चलेंगे साउंड वेव की वेलोसिटी पर, ठीक है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है। तो नेक्स्ट क्लास में याद से अटेंड करें, साउंड वेव्स का वेलोसिटी हमें पढ़ना है, ठीक है। थैंक यू। आज का लेक्चर हम लोग यहीं पर खत्म करते हैं।